IGN7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं, लेकिन बात करूंगा गोवा की, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और साथ ही साथ कोशिशें भी लगातार जारी हैं नरेंद्र मोदी को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बनाने की। पोल कमेटी कहिए, पोल टीम कहिए, कैंपेन कमेटी कहिए, उसका सदर, उसका अध्यक्ष बनाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक पेंच आ गया है, खच्चर फंस गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, सबसे बड़े नेता बीजेपी के आज की तारीख में, बीजेपी के इतिहास में पहली बार, 33 साल का इतिहास है, पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नदारद हैं, गायब हैं। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली में ही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो नाराज हैं। जिस तरह से लगातार कोशिशें हो रही हैं नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने की, उससे वो सहमति नहीं जताते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या नरेंद्र मोदी अब भारी पड़ते दिख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी पर? इसके बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, इसके एनडीए के लिए क्या मायने हैं और इसके भारतीय राजनीति के लिए क्या मायने हैं? क्योंकि अगले साल, कहने वाले कहते हैं उससे पहले भी हो सकते हैं, आम चुनाव भी होने वाले हैं। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान। आज हमने कोई नेता नहीं बुलाया है, सब वरिष्ठ पत्रकार हैं। नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, हालांकि इनका राजनीति में दखल रहा है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला मेरे साथ हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गोवा में मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन, और गुड़गांव से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोहन गुरुस्वामी साहब, जो एनडीए में आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, आडवाणी के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन सुकेश, आज के पूरा घटनाक्रम जो है उस पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। आडवाणी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन अब शाम होते होते खबर यह भी आ रही है कि राजनाथ सिंह ने बात की है मनोहर पर्रिकर से भी, रमन सिंह से भी, शिवराज सिंह चौहान से भी, और ताजपोशी की तैयारी लगभग तय है। ताजपोशी हो पाएगी या पेंच अटक सकता है? जिस वक्त संदीप मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजनाथ सिंह ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हैं कि उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। बीजेपी काडर का दबाव बहुत ज्यादा है। बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी के समर्थक है, मैं कल भी आपको कह रहा था कि उनकी संख्या जो है वो स्वेल कर रही है, वो बढ़ती जा रही है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो एक जमाने में सबसे बड़े नेता होते थे, उनका सपोर्ट बेस जो है वो श्रिंक कर रहा है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह पर बहुत दबाव है। आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से अलग में बात की, अकेले में बात की है, रमन सिंह से बात की है। मनोहर पर्रिकर ने पहले दिन टोन सेट किया था कि ही इज द ओनली चॉइस, ही इज द राइट चॉइस, तो वो पहले से ही साथ थे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी बहुत लंबे एक साथ बैठे हैं। वेंकैया नायडू एक बड़े की प्लेयर माने जा रहे हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को बुलडोज नहीं करना चाहिए, हम उनको ऑन बोर्ड ले, हम उनको तैयार करें। जब हम ये फैसला कर ही चुके हैं, जब नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड, हम ये मान चुके हैं, तो उनको साथ लेना पड़ेगा। उनके साथ ऐसा न किया जाए तो वो एक की प्लेयर बनकर उभरे हैं। उनकी भी बैठक नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। इन द मीन टाइम इसी बीच राजनाथ सिंह बाहर निकल कर गए थे। कहा जा रहा है कि संघ के कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है। पूरे दिन ये कार्यकारिणी जो और बाकी प्रस्ताव है उस पर कितनी चर्चा हुई, क्या हुई, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान न हमारा है, न मुझे लगता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है। सबका ध्यान इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी को आप जो जिस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, जो पार्टी को आपको लगता है कि 2014 में वही दिशा देंगे, और इसके लिए गोवा से एक स्पष्ट संदेश जाए, इस फिराक में है, इस जुगाड़ में है। और मुझे लगता है कि ये अब एक रियलिटी हो सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि राजनाथ सिंह को एक निर्णायक भूमिका में दिखना पड़ेगा। संघ भी उनको कह रहा है इस बात के लिए कि हम आपके साथ हैं, पार्टी के लीडर्स आपके साथ हैं। काडर को एक मैसेज देना पड़ेगा गोवा से कि हमने तय कर लिया है, और उसके बाद बाकी जो समर्थक माने जाते हैं आडवाणी के, दे विल फॉल इन लाइन, वो आपकी बात मानेंगे। पार्टी में तो विचारधारा बड़ी है, विचारधारा पर शायद उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजदीप, क्या लाल कृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में, जो ये मैं ताजपोशी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन क्या यह संभव है, या कहीं ना कहीं कुछ और राह भी निकालने की कोशिश करेगी बीजेपी? कम से कम एक यूनाइटेड, एक संयुक्त चेहरा अपना दिखाने की कोशिश करेगी। देखिए, ताजपोशी जो शब्द आपने किया है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं दुनिया को
कि नरेंद्र मोदी ही एकमेव हमारे नेता, एकमात्र नेता हैं जो एक तरह से बीजेपी के अब राजा बनेंगे। ये मुझे लगता है अभी भी पार्टी में इस बात को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत है। हम इस समय इस बात की अटकलें लगा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी कैंपेन पैनल के चीफ बनेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा बनेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सवाल है। देखिए, राजनाथ सिंह बड़ी चतुराई से कह रहे हैं बार बार अपने सहयोगियों से कि जो भी होगा वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। आज भी शरद यादव ने साफ कहा है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं या प्रधानमंत्री के लिए चेहरा बनते हैं तो बात अलग है। तो ये जो ताजपोशी शब्द आपने यूज किया है, मुझे लगता है उससे पार्टी में दिक्कत होगी और यही सबसे बड़ा कारण है अडवाणी जी की जो दिक्कत इस समय। अडवाणी जी को लगता है ये जो कदम बीजेपी उठा रही है उससे एक संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नेता बीजेपी का प्रधानमंत्री के लिए दावेदार नहीं बन सकता। और अडवाणी कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहता है कि यह बात गलत है कि अभी तक इस बात पर हमने आम राय नहीं बनाई है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। आप कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाइए, उसके साथ एक अलग कमेटी बनाइए जो 5 राज्यों की है और तब एक तरह से आप आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है ताजपोशी शब्द जो है उससे कठिनाई इस समय हो रही है, इसके लिए आम राय बनना बहुत मुश्किल है। अगर हम बीजेपी वालों से बात करें, एनेक्डोटल एविडेंस आजकल एक शब्द थोड़ा चलन में आ गया है, उसमें यह भी है कि अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ जाते हैं या लाल कृष्ण आडवाणी किसी बात पर अड़ जाते हैं, अमूमन बीजेपी को वो बात माननी पड़ती है। कल क्या यह फैसला टल भी सकता है? क्या पोल कैंपेन टीम हो, कैंपेन कमेटी हो, उसके चेयरमैन की ताजपोशी यहां पर अगर मैं कहूं, मैं अब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी टल सकती है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, बीजेपी में इस समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा उत्साह है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, तो कुछ ना कुछ संदेश तो देना पड़ेगा। एक संदेश जो साफ गया वो है, ये है कि नरेंद्र मोदी जो है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी एक तरह से बाकी नेताओं से वो अब बढ़कर लोगों के सामने उभरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी इस बात से हट नहीं सकती। लेकिन क्या बीजेपी व्यक्ति पूजा चाहती है? क्या बीजेपी चाहती है कि एक ही व्यक्ति उनका चेहरा बने या वो इस चुनाव में जाकर 4-5 चेहरों को आगे रखे? सवाल यह है कि किस तरह की रणनीति बनती है। पोल चेयरमैन जरूर बन सकते हैं कल, लेकिन क्या बीजेपी रणनीति बनेगी और केवल एक व्यक्ति को आगे लिया जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या व्यक्ति पूजा के लिए आज बीजेपी तैयार है? जी प्रभु, अब मैं थोड़ा सा जो पहला सवाल मैं पूछना चाह रहा था, अब मैं पहले सवाल पर आता हूं। आडवाणी बीमार हैं कि नाराज हैं? पहले तो ये बताइए, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है आदमी बीमार भी पड़ सकता है। सवाल ये कि हम पत्रकारों की आजकल आदत है, एक्सेस तो होती नहीं है, हम गैस लगाते रहते हैं, तो मैं भी गैस लगा रहा हूं, मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। तो ये सच है कि वो बीमार है और नाराज भी हैं कि जब हर किसी की अटकलें लगाई जा रही हैं और पार्टी के नेता कोई उनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी में एक नई चीज बन गई है कि व्यक्ति बड़े होते चले जाते हैं, पार्टी छोटी चली जा रही है। बीजेपी की एक दशा ऐसी जिसमें नेता तो बड़े हो गए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा भी डिस्कस हो रहा है, चाहे 150 सीटें ना आई हैं उनकी। हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, गांव बसे नहीं बनते आंट गए। जिस मोदी को हम नरसंहारी कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे, आज उसके प्रति हम भी पूजा सब कर रहे हैं कि वह बड़े प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो गए। तो ये नेचर के साथ बदला। आज का मोदी और 2 साल पहले का मोदी जो हम डिस्कस करते थे, दोनों में परिवर्तन है। मोदी ने क्या किया मेरे को समझ नहीं आता, परंतु सवाल यह है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन बनेगा ये बीजेपी डिसाइड नहीं कर सकती। आज की स्थिति यह है कि मोदी अपने आप को कहते हैं कि मैं कैंपेन कमेटी का चेयर बन जाऊंगा, ये इलेक्शन बन जाऊंगा। चीफ मिनिस्ट्री कौन चलाएगा? आजकल कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर बना है कभी कैंपेन का? 1 साल चुनाव के अंदर अगर बाकी है 12 महीने, उससे पहले छोड़ करके गुजरात छोड़ करके सारे देश में घूमेंगे, उसके नीचे मेंबर कौन होंगे? तो ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं सारी की सारी कि मोदी जाकर के हम विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आजकल विक्ट्री किसके ऊपर? भाई गोवा प्रदेश बीजेपी के पास है और वहां के बीजेपी कार्यकर्ता किसी समय हो रही है, वो दिखा रहे हैं ये सिंबल। किस बात के लिए दिखा रहे हैं? ये जो एक चल रहा है कि मैं पार्टी से बड़ा, ये पार्टी की एक नई दिशा बन गई है जिसके अंदर व्यक्ति पार्टी से बड़ा होता चला जा रहा है। इसलिए वहां पर कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बनेंगे तो बनेंगे, गुजरात को छोड़ना पड़ेगा। गुजरात के अंदर 1 साल का कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा वहां पर? ये सवाल कोई नहीं उठाता वहां पर। सवाल एक और है विनोद, आडवाणी साहब भी तो इन तमाम अटकलों पर विराम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। बीजेपी वाले सब कह रहे हैं कि ये तो मीडिया की क्रिएशन है, अरे यार हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं, आप इस बात को ज्यादा उछाल रहे हैं। आडवाणी जी बीमार भी हों
तो भी एक संदेश तो भेज सकते हैं कि जो कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो रहा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, ये उनके फैसले के साथ मैं रहूंगा, तो ये सारी अटकलें खारिज हो जाएंगी। दम मिलता है ना, उनकी चुप्पी भी ऐसी अटकलों को और दम देती है। साइलेंस के दो इंटरप्रिटेशन होते हैं। कभी कभी साइलेंस डेफनिंग भी होता है, उसकी आवाज जो होती है साइलेंस की वो कान बंद कर देती है आदमी के। और कभी कभी साइलेंस एक्विसेंस भी होता है कि किसी चीज में आप मान रहे हैं, चुप है लेकिन मान रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि आप उसके साथ हैं। आडवाणी जी के साथ जो आज के दिन प्रॉब्लम यह है कि आडवाणी जी जिस कारण से, जिस तर्क पे आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी के भीतर साइडलाइन किया गया आरएसएस के कुछ एलिमेंट्स के द्वारा, उस तर्क को नकार के अगर आरएसएस मोदी के कैंडिडेचर के फेवर में है, मतलब इवन एज कैंपेन कमेटी चेयरमैन, वो उसको नकार रहा है। आरएसएस, जैसा कि अभी प्रभु ने कहा, व्यक्ति पूजा के खिलाफ है। आरएसएस कोई भी पर्सनैलिटी कल्ट नहीं चाहती, कोई भी कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी कल्ट नहीं चाहती। और एक कारण यह भी था क्योंकि ज्योति बासु को मना किया गया था सेंट्रल कमेटी के द्वारा कि आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी यह है कि जब तक हम पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। सेंट्रल कमेटी ने मना कर दिया था, बनाने को तैयार थे सारे घटक दल। एक तो प्रॉब्लम यह है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आडवाणी जी ने क्या कहा है। आडवाणी जी ने कहा है कि अगर आप मोदी को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये सारा इशू कम्युनल वर्सेस सेकुलर हो जाएगा, और जो बीजेपी और जो यूपीए की जो स्कैम्स हैं और जो उसकी कुताहियां बरती हैं जो यूपी ने, उससे ध्यान जनता का हट जाएगा। उन्होंने जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स ये दो दिए हैं जी। अब तीसरा जो आर्गुमेंट उन्होंने नहीं दिया, और वो बहुत ही सार्थक आर्गुमेंट है, वो ये है कि कोलिशन पॉलिटिक्स में कभी भी इतना जो अपने आप को इतना बड़ा मास लीडर बोलता है और जिसकी स्टाइल पे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम है, वो प्रधानमंत्री नहीं एक्सेप्ट हो सकता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही हो सकता है, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ही हो सकता है। 85 साल की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी अभी उस दरवाजे में पैर अटकाना चाहते हैं। देखिए आप ये कह रहे हैं। नहीं, आडवाणी नहीं अटकाना चाहते। आडवाणी भाई वो ज्यादा मान्य आडवाणी ये कह रहे हैं, आडवाणी ये कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं, मैं आडवाणी की इंटेंशन पे डाउट फॉर अ मोमेंट नहीं करता हूं, लेकिन उनके जो आर्गुमेंट है वो मेरी समझ में आ रहे हैं कोलिशन पॉलिटिक्स के संदर्भ में। जो विनोद कह रहे हैं, शायद क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कि ये दरअसल अहम की लड़ाई नहीं है। आडवाणी ने ही नरेंद्र मोदी को बचाया था इसी गोवा में 2002 में, 11 साल पहले। ये वैचारिक मतभेद हैं कि अब आप राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपको एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी होगी। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मेरा मानना यह है कि ये कोई आइडियोलॉजिकल भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई स्ट्रेटेजी की है। और आडवाणी बड़े तजुर्बेकार हैं, आडवाणी को अंदाजा है कैसे सरकारें बनती है, और पिछले खासतौर पे कोलिशन पॉलिटिक्स। मेरा कहना यह है कि आज के जमाने में कोई ऐसा लीडर कामयाब नहीं हो सकता, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, जो कन्फ्रंटेशनिस्ट हो। वो चाहिए कंसेंसस वाला। जब कोलिशन बनती है तो आप 150 170 सीटों से काम नहीं बनता, काम बनता है कि आप कितनी पार्टियां साथ ला सकते हो। पहले 150-70 तो लाइए, आप 115 पर हैं। ठीक है, नहीं, सवाल तो ये है, वो बीजेपी वालों को भी ये सवाल खाया जा रहा है। आप मान लीजिए, अज्यूम ये करके चल रहे हैं कि मोदी के आने से 20-30 सीटों का फायदा हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा हो गया, तो भी आप सरकार नहीं बना सकते। दिक्कत यह है आपके साथ, क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कई बार प्रणब मुखर्जी रहे हैं, सोनिया गांधी ने पूरा कैंपेन लीड किया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। वो प्रधानमंत्री के लिए आपको ढूंढ के लाना पड़ा मनमोहन सिंह। तो बीजेपी जानती है, आडवाणी जानते हैं इस बात को कि बीजेपी को भी अपना मनमोहन सिंह कहीं से ढूंढ के लाना होगा। मोदी प्रधानमंत्री आज की स्थिति में और इस चेहरे के साथ नहीं बन सकते, ये दिक्कत है। मोहन गुरुस्वामी जी, आप आडवाणी जी के काफी नजदीकी भी माने जाते थे एक वक्त में। आडवाणी साहब पर कुछ लोग अब ये भी आरोप लगा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि भाई जो इमारत, जो घर आपने तैयार किया, आप उसी को अब उसी की नींव कमजोर कर रहे हैं। अभी तक जो दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं उन सबसे सहमत हूं। मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी आज जो है नाराज भी है, और तबीयत भी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा, मगर नाराज तो जरूर है। अगर वो जरा भी स्वास्थ्य ठीक था, वो चले जाते थे गोवा को। और जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने उनको सुझाव दी कि वो ना आए और अपने हेल्थ को देखें, इससे मुझे लगता है कि वो कोई सरकास्टिकली उन्होंने कहा है। आडवाणी जी जरूर नाराज है, उनको नाराजगी के लिए कारण है। और जो अब तक कहे हैं हमारे साथ पहले कि कोलिशन पॉलिटिक्स आगे की पॉलिटिक्स है।
अगर आपके लीडर जो आप चुनते हैं जो दूसरे पार्टियों को एक्सेप्टेबल नहीं है, अब देखिए एनडीए में जेडीयू को एक्सेप्टेबल नहीं है मिस्टर मोदी, तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो क्रेडिबिलिटी फैक्टर तो वहीं उड़ जाता है उनका। और यूपी में और बिहार में जहां पे आपको माइनॉरिटीज को भी लेके चलना है, तो कैसे लड़ेंगे आप मिस्टर मोदी के साथ? पर पहले तो अपनी पार्टी को जितवाना है ना, एनडीए का बाकी और ग्रेटर एनडीए की बातें तो बाद में आएंगी। आप जीतेंगे तो 120-180 जीत के क्या करेंगे? ये तो सत्ते की लड़ाई है। अब सब मानते हैं कि जो भी सरकार आएगी आगे, या कांग्रेस की कोalition होगी या बीजेपी की कोalition होगी। अगर बीजेपी की कोalition होना है तो आपको एक एक्सेप्टेबल लीडर चाहिए बीच में। और वो आपको लगता है नरेंद्र मोदी नहीं है? मेरे ख्याल में वो काफी डिविजिव हो गए, फिगर हो गए बीजेपी के बाहर, और बीजेपी के अंदर भी देखिए काफी डिविजिव है। सिर्फ ऐसा दिखता है कि सिर्फ अडवाणी जी की स्वास्थ्य भी खराब है, यशवंत सिन्हा की भी खराब है, जसवंत सिंह की खराब है, काफी लोग नहीं गए, उमा भारती की भी खराब है। तो मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग इसे नमोनिया भी कह रहे हैं, कोई नमोनाइटिस कह रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सेहत के लिए इस घमासान के मायने क्या हैं? और साथ ही साथ जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की बात नहीं मानी जा रही है, क्या बीजेपी में एक अटल आडवाणी युग जो कहा जाता था, अटल जी सार्वजनिक जीवन में तो सक्रिय नहीं है, क्या आडवाणी युग के अंत के भी संकेत हमें मिल रहे हैं? ब्रेक के बाद